तो चलिए पहला सवाल देखेंगे रॉक से रिलेटेड। रॉक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कहता है कि द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द डेड इंसेक्ट ऑन हार्डेंड मड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो होता क्या है कि कई बार आप देखते हैं कि कोई भी कीड़ा मर गया, इंसेक्ट कोई मरा, और उसका जो है कोई हार्ड कोई सॉयल है, मड है, उस पर उसका जो इम्प्रेशन बनता है, उसकी जो छाप छुटती है, उसे हम फोजिल कहते हैं। ठीक है। सो द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ डेड इंसेक्ट ऑन hardened mud is an example of what? It is an example of fossil. अगला सवाल देखते हैं, which of the following types of rocks are formed by lithification process। तो होता क्या है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स जब एक जगह आके सॉलिडिफाई होते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड, फिर कॉन्सोलिडेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं, और ये होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। So lithification includes all the processes which converts unconsolidated sediments into sedimentary rocks. The most important geological process that lead to the creation of sedimentary rocks are erosion, weathering, dissolution, इसके अलावा precipitation जो बारिश होती है, and lithification. In the easiest way, lithification is also defined as the process of turning loose rock material into hard rock through evaporation, compaction and cementation. समझ में आई बात कि जो पार्टिकल्स जो है अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स जब आते हैं एक साथ मिलते हैं और उसमें इवेपोरेशन से वो जमना, कंपैक्शन या फिर सीमेंटेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोअर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्स एंड फेल्सपर। सवाल फिर से सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोअर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्स एंड फेल्सपर। करेक्ट आंसर होगा ग्रेनाइट। सो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक होता है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक होता है। इट फॉर्म व्हेन हॉट मोल्टेन रॉक क्रिस्टलाइजेज एंड सॉलिडिफाइज। होता क्या है कि हमारे धरती में हॉट मोल्टेन मैग्मा है, वो मोल्टेन रॉक को मैग्मा बोलते हैं। वो जब सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, तो इग्नियस रॉक बनाता है। और इसका इग्नियस रॉक की बात करें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वैसी ग्रुप होती है जो कि धरती के अंदर ही बन जाती है, ऐसी चट्टान जो धरती के अंदर ही बन गई वो इंट्रूसिव कहलाती है, और एक्सट्रूसिव ऐसी होती है जो धरती के बाहर तक आती है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मोल्टेन रॉक सॉलिडिफाइज। ठीक है। ग्रेनाइट इज अ coarse grained rock composed predominantly of feldspar and quartz and it is intrusive rock, मतलब कि धरती के अंदर ही बन जाती है ये। अगला सवाल देखिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब प्रोलिफिक का मतलब है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, दैट इज़ ये 46.60% के मात्रा में पाया जाता है। अर्थ जो है एलिमेंट्स से बना है, क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा जो है 46.6% है। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन जो कि 27.72% है। फिर अल्युमिनियम एक मेटल 8.13%, फिर आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम जो है 2.59, इसके अलावा मैग्नीशियम 2.09। अब बाकी सब जो है 1-1.5% में आ जाते हैं, लाइक टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल, ये सब 1-1.5% में आ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स दैट डील्स विथ देयर कॉम्पोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, देयर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओरिजिन इन रिलेशन टू द फिजियो केमिकल कंडीशन इज कॉल्ड। सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, साइंटिफिक स्टडी की बात कर रही है, किस चीज़ की? रॉक की। दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन, मतलब उसमें क्या क्या होता है, एक रॉक जो होता है किस किस चीज़ का बना है, ग्रेनाइट का बना है, किस चीज़ का, कॉम्पोजिशन उसका। टेक्सचर यानी कि कलर की बात की जा रही है, किस तरीके का टेक्सचर है। स्ट्रक्चर कैसा है, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे वो पाया जाता है, एंड ओरिजिन। ये जितने भी फिजियो केमिकल कंडीशंस को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग पेट्रोलॉजी में। ठीक है, पेट्रोलॉजी में। सो पेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स that deals with their composition, texture, structure, their occurrence, distribution and their origin in relation to the
physiochemical conditions and geological processes. It is concerned with all three major types of rock. igneous rock भी इसमें consider किया जाता है, metamorphic भी और sedimentary भी. अगला सवाल देखिए, मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. जो अर्थ सरफेस के नीचे जो मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में जो रॉक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मैग्मा. ठीक है, मैग्मा ही कहते हैं. जो चट्टानें पिघली हुई रहती हैं और हमारी धरती में पूरी तरीके से अंदर बसी हुई हैं, उन्हें हम मैग्मा कहते हैं. सो मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड बिलो द अर्थ सरफेस, एंड दिस मैग्मा कैन पुश थ्रू होल्स और क्रैक्स इन द क्रस्ट, और वो बाहर आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप ऐसे अगर कोई ये पोर्शन मान लो कि ये पोर्शन है, ठीक है, सपोज ये पोर्शन है कोई क्रस्ट का. ठीक है, सपोज आपने ये पोर्शन लिया, इस पोर्शन में जो है आपको कई सारे जो है आपको डाइक्स मिलेंगे, बहुत सारे होल्स मिलेंगे. तो ये हॉट मोल्टेन मैग्मा जो है इन डाइक्स के थ्रू ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. and it is like lava, like solid rock. Magma is a mixture of minerals. It also contain a small amount of dissolved gases like water vapor भी होता है इसमें, CO2 होता है, सल्फर होता है. जब वोल्केनिक एक्टिविटी आप देखते हो तो उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सब कुछ जो है गैस के तौर पे आपको निकलता हुआ दिखेगा. आगे देखते हैं. 198. Dash is a process by which already consolidated rocks undergo crystallization and reorganization of material within original rocks. तो ये होता है मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप बदलना. ये एक प्रोसेस है थ्रू विच जो ऑलरेडी कॉन्सोलिडेटेड रॉक हैं वो रिक्रिस्टलाइजेशन उनका होता है, उनका रूप परिवर्तन होता है. ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के थ्रू. सो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन. देखिए उनके क्रिस्टल्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए, बट दोबारा से उनका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है. एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल विच विद इन ओरिजिनल रॉक. सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्लेट, मार्बल, सिस्ट, क्वार्टजाइट एंड जीनेसिस. ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और ये पूछ लिए जाते हैं. इनका एग्जाम्पल जो है ना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा इसमें मेटामॉर्फिक रॉक है. स्लेट दे देगा, मार्बल दे देगा. कौन सा नहीं है पूछ लिया तो एक अलग से डाल देगा, ग्रेनाइट डाल देगा. तो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक. बाकी ये सब जैसे कि स्लेट, मार्बल, सिस्ट, क्वार्टजाइट और जिनेस, ये सब जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. द प्रोसेस ऑफ रॉक ब्रेकेज बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड. इस प्रोसेस को दोस्तों, जिस प्रोसेस से जो चट्टान है, जो रॉक हैं टूटते हैं, ब्रेकेज आता है, उसको हम विदरिंग कहते हैं. विदरिंग कैन बी डन बाय एयर, इट कैन ऑल्सो बी डन बाय वाटर, क्लाइमेट. अगर आप देखोगे किसी चट्टान पे तो हवाएं जो है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करती हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं. हवाओं से बहुत सारा रॉक जो है टूटता है. वाटर की एक्टिविटी से भी टूटता है, इसके अलावा अदर कंडीशन से भी टूटता है. तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं विदरिंग. सो विदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसमें बहुत सारा इसका जो है रोल प्ले कर सकता है. किसके द्वारा हो सकता है? ये वाटर के द्वारा हो सकता है, आइस के द्वारा हो सकता है, एसिड के द्वारा हो सकता है, सॉल्ट के द्वारा हो सकता है, प्लांट्स के द्वारा हो सकता है, एनिमल्स भी कर सकते हैं. ये सभी जो है विदरिंग का कारण बनते हैं और एजेंट, जिसे कह सकते हैं कि एजेंट बनते हैं, विदरिंग करवाने का काम करता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मास मूवमेंट ऑफ रॉक. द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप इज रेफर टू. तो आपने सुना होगा ना लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड क्या है? वहाँ पे एक मान लो कि एक ये पहाड़ है, इसमें लैंडस्लाइड कैसे होता है कि ये पूरा पोर्शन ही कट के निकल जाएगा, मास जो है मूवमेंट होगा, और वो जब गिरेगा तो इधर मान लो कोई रोड है या फिर नीचे कोई घर वर है, बहुत तबाही मचाता है. स्लोप से ये गिरता है, तो ये होता है लैंडस्लाइड. सो ए लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन a slope. Landslides are a type of mass wasting which denotes any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. मैंने कहा ना कि ये चट्टान है तो ग्रेविटी की वजह से ये गिर रहा है, ऊपर है ना, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर जाता है. ठीक है, पूरा मास मूवमेंट में गिरता है, इससे काफ़ी क्षति होती है. आगे बढ़ते हैं.
द प्रोसेस बाय विच सॉइल डिपॉजिट्स थ्रू द कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक इज कॉल्ड। कंपैक्शन के थ्रू जो भी होता है वो होता है लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में मैंने बताया था कि जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो जो अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह आते हैं और उसमें कंपैक्शन, इवेपोरेशन, फिर सीमेंटेशन के थ्रू लिथिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो लिथिफिकेशन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस whereby freshly deposits loose grains of sediments are converted into rock. The process of lithification occurs in three way, that is compaction से हो सकता है, cementation से हो सकता है, recrystallization से भी हो सकता है lithification। अगला सवाल देखते हैं। मार्बल इज़ व्हाट टाइप ऑफ रॉक। मार्बल जो है ये हमेशा याद रखिएगा, मार्बल में आपको टेक्सचर दिखेगा। तो मार्बल क्या है? मार्बल एक, हमेशा याद रखिएगा, सेडिमेंट्री नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है, इग्नियस से कन्वर्ट होके ये मेटामॉर्फिक बनता है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव बीन मॉडिफाइड बाय हीट, प्रेशर, केमिकल प्रोसेस से भी होता है, यूजुअली व्हाइल ब्यूरिड डीप बिलो अर्थ सरफेस। एक्सपोजर टू दीज एक्सट्रीम कंडीशंस हैज़ अल्टर्ड मिनरोलॉजी, टेक्सचर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स। सो आप जानते हैं कि फॉइलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, जैसे कि फोलिएटेड मतलब कि उसमें से फोलिएशन जैसा बना होगा, फोलिएशन जैसा। द गुड एग्जाम्पल्स आर जिनेसिस, फाइलाइट, सिस्ट एंड स्लेट। इसके अलावा नॉन फोलिएटेड जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, दे आर हॉर्नफेल्स, मार्बल, ऑल्सो क्वार्टजाइट, स्लेट एक्सेट्रा। सो मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। Next question. Marble is a metamorphic rock of what? It is a metamorphic rock of limestone. मार्बल कैसे बनता है? लाइमस्टोन जो है वो जब कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है उसमें, तो मार्बल बनता है। सो मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड व्हेन लाइमस्टोन इज एक्सपोर्ड टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, तब जाके ये मार्बल बनता है। इट इज़ composed primarily of the mineral calcite and usually contains other minerals such as clay होता है इसमें, माइका होता है, क्वार्ट्ज होता है, पाइराइट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ग्रेफाइट भी इसमें होता है मार्बल में। इट इज़ मेनली यूज फॉर द आर्किटेक्चरल वर्क। आप मार्बल का फ्लोरिंग देखोगे, सीढ़ियों पे काम देखोगे, तमाम आपको मतलब आर्किटेक्चरल वर्क में ये देखने को मिलेगा। इट्स नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज मीनिंग सॉफ्ट रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an organic sedimentary rock? Which of the following is not an organic sedimentary rock? तो आंसर होगा इसका सैंडस्टोन। सो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, दे फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का इसमें रोल जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ऑर्गेनिक बना है ये सब। एग्जाम्पल्स लाइक फोजिल फेरस, लाइमस्टोन, कोल। ठीक है, इसके अलावा सैंडस्टोन इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। इट फॉर्म्स व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर कंप्रेस्ड टुगेदर ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक। रॉक का टाइप नहीं है, पहाड़ का टाइप नहीं है। देखिए, इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक होता है और सेडिमेंट्री, ये तीनों टाइप के रॉक्स होते हैं। इग्नियस में आपको पता है कि जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है वो सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है और चट्टान बन जाता है। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक में जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड जो रॉक्स होते हैं वो रीक्रिस्टलाइजेशन होते हैं। फिर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंटेशन होता है। बट ये जो ऑक्सबो लेक है, ये लेक का पार्ट होता है, ऑक्सबो लेक होता है, गोखुर लेक जिसे कहते हैं। तो एक्सेप्ट सी ऑल आर द टाइप ऑफ रॉक्स। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ऐसा रॉक होता है कि जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड रॉक है वो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो इसमें जो नहीं है एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक का वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट हो गया, प्यूमाइस हो गया, बसाल्ट हो गया, रायोलाइट हो गया, फेल्सिक हो गया, मेफिक हो गया, दिस ऑल रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स। वेयर एज सेडिमेंट्री का एग्जांपल देखें तो सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं फाइलाइट, सिस्ट, जनीस, क्वार्टजाइट और मार्बल, ये सब आते हैं मेटामॉर्फिक। अगला सवाल देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटेशन से बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक का जो एग्जांपल इसमें सेल है। सेल इज़ ए फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ग्रेनाइट हम जानते हैं कि एक इग्नियस रॉक होता है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो सेल इज़ ए फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक दैट फॉर्म the commonly of silt and clay size mineral particles that we commonly call mud से बनता है ये। sedimentary rock are formed from pre-existing rocks or pieces of once lived organism. They form deposit that accumulate on the earth's surface. Sedimentary rocks often have distinctive layering और इसमें जो बेडिंग भी होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो नहीं है वो बताना है। डोलोमाइट, बसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो। तो करेक्ट आंसर होगा डोलोमाइट नहीं है, बाकी बसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट ये सभी एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के। डोलोमाइट जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डोलोस्टोन से निकाला जाता है। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो बनते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक पाउडर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लेयर्स। अगला सवाल देखिए, जियोलाइट। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट जो है ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो जियोलाइट इज ए काइंड ऑफ मेटल ऑब्टेन फ्रॉम केव्स ऑफ वोल्केनोज माउंटेन्स। इट्स अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट। अगला सवाल देखते हैं, व्हेन ग्रेनाइट रॉक्स गेट मेटामॉर्फ्ड फ्रॉम। ठीक है, जब when granite rocks get metamorphed from, करेक्ट आंसर होगा ये बनते हैं जेनेसिस से। सो जेनेसिस इज ए हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये। इट इज़ फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ ग्रेनाइट विच इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इट इज़ typically associated with the major mountain building episodes. It is mainly formed due to the presence of high pressure and temperature deep in the ground. अगला सवाल देखते हैं, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। हम जानते हैं कि मैग्मा जो होता है वो कुछ नहीं, चट्टान का ही पिघला हुआ फॉर्म होता है। वो जो कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो वो बनाता है इग्नियस रॉक। ठीक है, ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव हो सकते हैं। इंट्रूसिव जो होते हैं वो धरती के अंदर ही बन जाते हैं, एक्सट्रूसिव जो होते हैं वो धरती के बाहर बनते हैं। सो द सेमी लिक्विड मटेरियल जो होता है जिसे मैग्मा कहते हैं, इट इज़ फाउंड बीनीथ द क्रस्ट। When it cools down, result in formation of igneous rock. Igneous rocks are also called primary rocks. Igneous rocks form about 15% of the earth current land surface. Most of the earth's oceanic crust is made up of igneous rock. अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉक्स आर दैट आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। अभी डिस्कस किया था, आंसर होगा इग्नियस रॉक। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि ऑलरेडी जो क्रिस्टलाइज्ड रॉक है वो रिक्रिस्टलाइजेशन होता है इस फॉर्म में। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो मार्बल तो है ही, लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। बाकी स्लेट, सैंडस्टोन ये सब अच्छे एग्जाम्पल हैं जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक के। लाइमस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्जाइट है, डायमंड भी है। करेक्ट आंसर होगा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ग्रेनाइट जो होता है वो एक इग्नियस रॉक से बनता है। इसके अलावा लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है, मार्बल मेटामॉर्फिक है। अगला सवाल देख लेते हैं, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन लावा इरप्टेड फ्रॉम द वोल्केनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक। तो ये होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में हम जानते हैं कि धरती के अंदर जो हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है वो कुछ नहीं, पहाड़ों का ही मोल्टेन फॉर्म है, सेमी मोल्टेन कह सकते हैं। और वो जो है वो फिर जब कूल डाउन होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। So igneous rocks are formed by cooling, solidification and crystallization of hot and molten magma found below the earth crust. These are granular. Granular का मतलब होता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं, and crystallized rocks होते हैं ये। These are also known as parent, primary और basic rock भी कहा जाता है इसे।
अगला सवाल देखते हैं, ग्रेनाइट इज़ व्हाट टाइप ऑफ रॉक। ग्रेनाइट जो होता है एक इग्नियस रॉक होता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ग्रेनाइट जो होता है इट इज़ लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक विथ ग्रेन्स लार्ज इनफ। इट इज़ फॉर्म्स फ्रॉम द स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। ग्रेनाइट इज कंपोज ऑफ मेनली, इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है और फेल्सपर होता है। ग्रेनाइट में मेनली क्या होता है, इसमें क्वार्ट्ज होता है और फेल्सपर होता है, विथ माइनर अमाउंट ऑफ माइका होता है इसमें। इसके अलावा जो है इसमें एम्फी बोल्स भी होते हैं एंड अदर मिनरल्स होते हैं। दिस इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग काउंटर फ्लोर टाइल या फिर काउंटर या फ्लोर टाइल या फिर स्टोन कर्बिंग स्टेयर ट्रेड्स वगैरह बनाने में काम आता है। अगला सवाल देखते हैं, मार्बल इज़ व्हाट टाइप ऑफ रॉक। मार्बल जो होता है एक सेडिमेंट मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है, मेटामॉर्फिज्म से बनता है। तो मार्बल जो होता है इसमें फोलिएटेड अनफोलिएटेड भी मार्बल्स होते हैं। तो मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव अंडरगोन ए चेंज इन कंपोजिशन ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर से बनता है। मार्बल बिगिंस एज लाइमस्टोन बिफोर बीइंग सब्जेक्ट टू द चेंजिंग प्रोसेस रेफर टू एज मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म से ये बनता है। मार्बल हैज़ बीन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल फॉर द सेंचुरीज। इसको घरों में आप फर्श में लगाया जाता है, जीनों पे लगाया जाता है, तमाम जगहों पे। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसा रॉक होता है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से बनता है। तो इसमें जो है सेल एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। सो सेल इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रेन्ड लैमिनेटेड सेडिमेंट्री रॉक कंसिस्टिंग ऑफ सिल्ट और क्ले से मिल के बनता है, उस टाइप के साइज के पार्टिकल से मिल के बनता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स अकाउंटिंग रफली 70% ऑफ दिस टाइप ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अगला सवाल देखिए, ग्रेनाइट इज़ व्हाट टाइप ऑफ रॉक। तो ग्रेनाइट को बार बार डिस्कस हमने किया है। ग्रेनाइट जो है एक इग्नियस रॉक है जो कि मेनली जो है फेल्सपर से मिल के बना होता है, फेल्सपर और क्वार्टजाइट से मिल के बना होता है। सो ग्रेनाइट इज़ ए लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। इसका भी जो है ग्रेनाइट पत्थर भी लगाया जाता है घरों में, विथ ग्रेन्स लार्ज इनफ टू बी विजिबल विद द अनएडेड आई। इट फॉर्म्स द स्लो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस। कैसे बनता है, स्लो क्रिस्टलाइजेशन जब मैग्मा का होता है तो इग्नियस रॉक की कैटेगरी में ग्रेनाइट बनता है। चलिए हमने रॉक्स देख लिया, अब हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कौन सा इफेक्ट नहीं है। तो हेवी रेनफॉल, एवलांच, सुनामी, सॉइल लिक्विफैक्शन। तो हेवी रेनफॉल जो है ना, ये साइक्लोन का की वजह से होता है, अर्थ के क्वेक की वजह से नहीं होता है। सो द मोस्ट फंडामेंटल इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक जो होता है वो ग्राउंड शेकिंग होता है। आप देखोगे कि धरती हिल रही है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाता है, हिलने की वजह से लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों में, एवलांचेज आते हैं। इसके अलावा सुनामी तक आ जाती है, जो कि 2004 की सुनामी इतनी फेमस थी, आप जानते ही होंगे उसके बारे में। सॉइल लिक्विफैक्शन होता है, डेथ, इंजरीज, ये सब चीज़ें होती हैं। रेनफॉल जो है वो नहीं होता है, जनरली होता ही नहीं है एक अर्थक्वेक। अगर मौसम ख़राब है तो हो गया तो अलग बात है। रेनफॉल जो है ना साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड होता है। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी seismic stations are required to locate the epicenter of an earthquake। epicenter एक ऐसा सेंटर होता है अर्थक्वेक का जहाँ से मेन एनर्जी निकलती है, जिसे फोकस भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ से मेन एनर्जी निकली है उसके जस्ट ऊपर वाला जो धरती के ऊपर जो पॉइंट होता है उसे एपीसेंटर कहते हैं। इसके लिए मिनिमम 3 जो है सिस्मिक स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। टू फाइंड एन अर्थक्वेक एपीसेंटर यू नीड एट लीस्ट 3 सिस्मोग्राफ्स। अगला सवाल देखते हैं, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर। आंसर होगा इसका झांग हेंग इसका सही आंसर होगा। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर, आंसर होगा झांग हेंग। सो द फर्स्ट अर्थक्वेक डिटेक्टर जो है, जिसे हम सिस्मोमीटर भी कहते हैं, इट वाज इन्वेंटेड बाई चाइना में। ये इन्वेंशन हुआ था 132 AD में, किसके द्वारा, झांग हेंग के द्वारा। ये एक इंजीनियर, इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर भी थे, मतलब मल्टी क्वालिटी थी इनमें।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर मतलब कि धरती के अंदर की बात की जा रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सवाल है, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। ठीक है, ये बात सही है, जितने भी नेचुरल अर्थक्वेक होते हैं वो लिथोस्फीयर में ही होते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं। लिथोस्फीयर एक ऐसा पोर्शन है जो कि लगभग 200 किलोमीटर तक हो सकता है। द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये भी बात सही है, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है क्रस्ट और थोड़ा सा जो है मेंटल का पार्ट मिला के होता है, जो सॉलिड मेंटल होता है उसका मिला के लिथोस्फीयर बनता है, तो 200 किलोमीटर नीचे तक जा सकता है धरती से। अर्थक्वेक वेव्स वेयर आर बेसिकली फोर टाइप्स के नहीं होते, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के नहीं होते हैं। तो आंसर कौन कौन सा सही होगा? आंसर होगा डी, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। सो जो अर्थक्वेक के वेव होते हैं प्राइमरली जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव, ठीक है। 3 तरीके के नहीं, 2 तरीके के। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। बॉडी वेव जो होता है वो जो सेंटर होता है, ईपी सेंटर, जो कि फोकस के जस्ट ऊपर होता है, वहाँ से ये हर तरफ जो है बॉडी वेव जाता है, हर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, बॉडी की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है, मतलब कि अर्थ का जो पार्ट है उसको यूज करता है, हेंस द नेम बॉडी वेव। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव कॉल्ड सरफेस वेव। सरफेस वेव बिल्कुल जो ग्राउंड पे जो होता है, जिसके सरफेस वेव ज़्यादा ख़राब होता है, उसकी वजह से जो है बिल्डिंगें गिरती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटीज। जितना डेंस होगा, ठीक है, द डेंसर द मटेरियल द हाइयर इज द वेलोसिटी। Their direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different densities. So there are 2 types of body waves. Body waves 2 तरीके के होते हैं, पापा एंड सीरा वेव्स, जिसे हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी वेव भी कह सकते हैं। पी वेव्स जो होते हैं प्राइमरी वेव्स कहे जाते हैं, एंड पी वेव्स जो होते हैं सिमिलर टू साउंड वेव जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के तरीके से होते हैं। दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल्स। जो वेयर जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं वो जो होते हैं वो जो है थोड़े से लैग, मतलब प्राइमरी वेव से थोड़े से लैग के बाद जो है, टाइम लैग के बाद ये निकलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटीरियर से रिलेटेड अगेन सवाल पूछ रहा है। पहला देखिए ऑप्शन इसमें, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये गलत है। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, ना कि परपेंडिकुलर, तो ये गलत है। ये जस्ट लाइक जैसे साउंड वेव होता है उस तरीके से होता है, तो परपेंडिकुलर नहीं करता है, ये जो है ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली करता है। द मीन थिकनेस ऑफ ओशियन क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है। 5 किलोमीटर है मीन थिकनेस, कहीं पे 30 किलोमीटर है, बट मीन थिकनेस निकालोगे ओशियन की तो 5 किलोमीटर निकलेगा। सेकेंडरी वेव या फिर सीरा वेव्स जिसे कहते हैं, कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल, गलत। ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मटेरियल के थ्रू नहीं ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ओनली जो है दूसरा सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। सो पी वेव्स जो होते हैं दे आर लाइक साउंड वेव्स एंड दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो। एस वेव जो होते हैं दे में ट्रैवल ओनली अक्रॉस द सॉलिड मीडियम, से गैस और लिक्विड में नहीं ट्रैवल करते हैं। ये जो है ये सरफेस ये जो है सॉलिड मीडियम से ट्रैवल करते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वेरीज अलोंग different positions, like it's about 30 किलोमीटर beneath the continent and about 5 किलोमीटर beneath the ocean। तो 5 जो है किलोमीटर का जो मीन जो है वो निकल के आता है। अगला सवाल देखते हैं 226 नंबर। विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटीरियर से अगेन सवाल पूछा है। द पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव, बिल्कुल सही है। दे कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल, ये गलत है। ओनली सॉलिड मटेरियल नहीं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकते हैं, तो 1 गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, द मीन थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर, नहीं, ये 5 किलोमीटर होता है, 30 किलोमीटर नहीं होता है, ये भी गलत है। अगला सवाल देखते हैं
द मीन थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, अच्छा कॉन्टिनेंटल है ये, ठीक है, ओशियानिक नहीं है, कॉन्टिनेंटल है, तो 30 किलोमीटर ये है, ये सही है। तीसरा देखते हैं, द सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। आंसर होगा 2 और 3 सही है, 1 गलत है। अगला सवाल देखते हैं, विथ रेफरेंस टू एन अर्थक्वेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द पॉइंट वे द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज रिलीज इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर कहते हैं, इससे बात बिल्कुल सही है कि जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, वहाँ की मान लीजिए कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, तो इस पॉइंट को हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। और इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो ईपी सेंटर होता है। द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ईपी सेंटर। तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं, ईपी सेंटर इज ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो द फोकस ऑफ द अर्थ। ये सही नहीं है, ईपी सेंटर ऊपर होता है, बिलो नहीं होता है। सो द लोकेशन फ्रॉम विच द सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट, दैट इज वेयर द एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इमिट्स इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, बिल्कुल सही है। और फोकस भी कहते हैं। वही अगर ईपी सेंटर की बात करें तो ईपी सेंटर जो है वर्टिकली जस्ट एबोव द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक होता है, ना कि बिलो। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। अगला देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड सवाल है। बॉडी वेव जो होता है, बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। फोकस की जो एनर्जी होती है वो चारों दिशाओं में फैलती है थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ, तो इसे बॉडी वेव कहते हैं, बिल्कुल सही है। द डेंसर द मटेरियल द लोअर इज द वेलोसिटी, गलत। डेंसर द मटेरियल हाइयर इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थ वेव, ठीक है, अर्थक्वेक वेव का वेलोसिटी हाइयर होगा, तो ये गलत है। तो अगला देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, पी एंड एस वेव, ये बात सही है। 1 और 3 सही है, तो आंसर होगा इसका डी। 2 नहीं सही है, 2 सही नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि विथ रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से भी रिलेटेड पूछेगा और अर्थक्वेक से भी रिलेटेड आपको स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, देखना समझना है और बताना है कौन सा सही है। पहला सवाल देखिए, द अर्थ्स क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। क्रस्ट जो होता है वो ब्रिटल होता है नेचर में, बिल्कुल सही है। वो आप उसको मसलोगे तो मतलब वो ब्रिटल हो जाता है, भुरभुरा होता है। नेक्स्ट को जो पॉइंट कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स इज पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। नो, इट इज़ नॉट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है। इस एस वेव जो होता है वो पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन नहीं होता है, परपेंडिकुलर टू द होता है। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, ये बात सही है, ठीक है। बॉडी वेव इतना डैमेज पैदा नहीं करता है, लेकिन सरफेस वेव जो है वो सरफेस पे बिल्कुल हिला के रख देता है। बहुत ज़्यादा जो घर गिर जाना, लोगों की जान माल का क्षति होना, इसी वेव की वजह से होता है। तो 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है। अर्थ का जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है इसे क्रस्ट कहते हैं। ये 30 किलोमीटर तक हो सकता है, कॉन्टिनेंट पे 5 किलोमीटर तक होता है, मीन अगर निकाले तो ओशियन में होता है। ब्रिटल नेचर का होता है, टूट जाता है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओशियनिक जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सा थिनर होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द ओशियानिक क्रस्ट इज अ बसाल्ट एंड मीन डेंसिटी जो होती है यहाँ पे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब बात करें अगर सेकेंडरी वेव्स की, तो सेकेंडरी वेव्स आर सीयर वेव्स दैट आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, ठीक है। एस वेव्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स एज फ्लूइड्स एंड जो होते हैं, जो कि जिसमें लिक्विड और गैस आता है, डू नॉट सपोर्ट सीयर स्ट्रेसेस। सो एस वेव जो है शैडो जोन बनाता है फ्रॉम बाउंड्री ऑफ आउटर कोर एज इट इज़ अ लिक्विड स्टेट। एस वेव्स जो होते हैं दे आर स्लोअर देन पी वेव्स एंड स्पीड जो होती है दे आर टिपिकली अराउंड 60% ऑफ द प्राइमरी वेव्स। स्पीड कम होती है, स्लो होते हैं इन एनी गिवन मटेरियल, हैंस लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ एंड आर कंसिडर मोस्ट डैमेजिंग वेव। जो एस वेव होते हैं ये मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होते हैं। अगला सवाल देखते हैं,
द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज स्टडीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसे हम सिस्मोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, भूकंप से रिलेटेड चीज़ें हम भूकंप विज्ञान में पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी में। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज स्टडीड बाय सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइब्रेशन विद इन अर्थ। दीज वाइब्रेशन आर कॉज्ड बाय वेरियस इवेंट्स। हो सकता है कि अर्थक्वेक हो जाए, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट्स हो गया, बाउंड्रीज जो है मूव कर रही हैं प्लेट्स की, उस सभी वजह से, स्टॉर्म वेव हिटिंग शोर, टाइडल इफेक्ट, इन सब चीज़ों से भी भूकंप होता है। इवन भूकंप जो है, कंपन जो है, बहुत सारे चट्टानों को तोड़ने की वजह से भी होता है। बहुत बड़े बड़े डायनामाइट लगा के चट्टान तोड़े जाते हैं, उस वजह से भी होता है। सुनामी इज कॉज्ड बाय, सुनामी जो आया था 2004 का, काफ़ी फेमस था। और सुनामी जो होता है ना, वो होता है अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। अंडर वाटर जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से सुनामी आता है। और हुआ क्या था कि 2004 में जो सुनामी आया था 26 दिसंबर को, उसमें क्या हुआ था कि अचानक से जो है पानी, यहाँ पे एनर्जी हटी और जो है यहाँ की धरती पीछे चली गई, ये भी पीछे चली गई। तो जो पानी था समुद्र का, वो पूरे इसमें गड्ढे में भरा। और फिर जब ये वापस दोनों प्लेट जुड़े, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत ही तेज़ी से ये ऊपर की तरफ बहुत बड़ी वेव की तरीके से आया और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था। सो सुनामी इज ए सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी। लार्ज एंड सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओशियन की वजह से भी होता है, जो कि हुआ था सुनामी वाला केस जो 26 दिसंबर 2004 को आया था। यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एन अर्थक्वेक बिलो or near ocean floor. The force creates waves that radiate outward in all directions away from the sources, sometimes crossing entire ocean basin. बहुत भारी, बहुत ऊंची लहरें आती हैं इसमें। सुनामी इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सुनामी जो है ये अर्थक्वेक को ही दिया गया नाम। अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है, अर्थक्वेक नहीं, अंडर सी वेव्स को सुनामी कहा जाता है, ठीक है। कारण जरूर है अर्थक्वेक, अंडर सी जो अर्थक्वेक आता है उसके वजह से जो वेव्स बनते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं, अंडर सी वेव्स जो होते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक कारण है, बट एक्चुअल आंसर होगा इसमें अंडर सी वेव्स। अगला सवाल देखते हैं। एन इलास्टिक वेव generated by an impulse such as earthquake or explosion is called, इसको कहते हैं हम लोग सिस्मिक वेव। सो सिस्मिक वेव जो होता है, इट इज़ एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स। इम्पल्स होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया जाए, सच एज अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन। सिस्मिक वेव्स may travel either along or near the earth surface or through the earth interior. अब हम देखेंगे वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सवाल देखेंगे वोल्केनो से। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट। तो जो लार्जेस्ट जो वोल्केनो है मास के टर्म्स में और फुटप्रिंट के टर्म्स में, वो है तमू मसीफ। आंसर होगा सी। सो तमू मसीफ इज एन एक्सटिंक्ट अंडर वाटर सील्ड वोल्केनो इन नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन characterized by a hybrid of mid-ocean ridge and sealed volcano. तमू मसीफ जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट नोन वोल्केनो इन अर्थ। तमू मसीफ जो है ये सिचुएटेड है 1600 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जापान इन द सात्सकी राइज। इट कवर ए हुपिंग 1 लाख स्क्वायर माइल्स, रफली द साइज एज स्टेट ऑफ एरिजोना। इट्स पीक इज 1980 meter below the surface of the ocean and its base is about 6.4 kilometer long. The volcano is 4.460 meter tall. अगला सवाल देखते हैं। Mount St. Helens is an active stratovolcano located in which of the following countries? सवाल फिर से सुनिए। माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आंसर होगा इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। सो माउंट सेंट हेलेंस वोल्केनिक पीक इज कैस्केड रेंज। इट इज़ इन कैस्केड रेंज साउथ वेस्टर्न वाशिंगटन में, ये यूएस में लोकेटेड है। इरप्ट हुआ था ये 1980 में 18 मई को एंड वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोल्केनिक एक्सप्लोजन एवर रिकॉर्डेड इन नॉर्थ अमेरिका।
कुछ और वर्ल्ड के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज टॉप 10 में देखें तो एक है रसिया का, इसका नाम है सिवेलुच है रसिया में, 43 एंट्रीज इसकी हैं। पिली जो है ये मॉर्टिंक में है, 22 एंट्री इसकी है। कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है, 21 इसके इरप्शंस है। कातला आइसलैंड में है और ये 21 एंट्री के साथ ये भी है। अरेनल कोस्टा रिका में 19 एंट्रीज के साथ। हेक्ला आइसलैंड में है, 15 इसकी एंट्रियां हैं। इबुसु की ये वोल्केनो ये जापान का है, 15 एंट्रियां इसकी भी है। ताउपो न्यूजीलैंड का है, 15 एंट्रियां इसकी भी है। वेसुवियस जो है ये इटली में है, 13 एंट्री के साथ। इसके अलावा अवाचिंस्की ये कामाचटका में 12 एंट्री के साथ है। रिंग ऑफ फायर फाउंड कॉमनली इन, रिंग ऑफ फायर जो है एक्टिव वोल्केनोज का एक रिंग है, इस तरीके का रिंग बन गया है पैसिफिक ओशियन में एक्टिव वोल्केनोज का। और ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशियन में है, तो करेक्ट आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। सो द रिंग ऑफ फायर ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज अ पाथ along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. The majority of Earth's volcano and earthquakes take place in this region. The 90% of the earthquakes occur due to volcano mountains. अगला सवाल देख लेते हैं। A volcano that is not expected to erupt again is called, तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा वोल्केनो जो कि अब शायद फ्यूचर में नहीं भड़केगा, इरप्ट होगा, फटेगा, तो उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सो द वोल्केनो which did not erupted in human history and is not expected to erupt again is called an extinct volcano. एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे है कोह सुल्तान एंड देवबंद, ये ईरान के दो वोल्केनो हैं जो कि नहीं इरप्ट होंगे शायद नियर फ्यूचर में, और पहले भी नहीं हुए। किलिमंजारो K2 क्रेटर ये तंजानिया का है। इसके अलावा एंडीज माउंटेन रेंजेस अकोंकागुआ का ये भी जो है नहीं इरप्ट होगा, एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, आंसर होगा इसका कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो जो है कैल्डेरा रीजन में पड़ता है, जो कि आपको साउथ अमेरिका में पड़ता है। कैल्डेराज वोल्केनोज आर नोन एज मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज ऑन द अर्थ। व्हेन दे इरप्ट दे इंक्लाइन टू ड्रॉप ऑन देमसेल्फ, खुद के ऊपर ही एक अपना पूरा जो लावा है गिरा लेता है, rather than constructing any structure. The fallen depression are known as calderas. कैल्डेरास बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिस्टेंटली सीन टू बी मोस्ट अबंडेंट इन वोल्केनिक इरप्शन, वाटर वेपर जो है ये सबसे ज़्यादा इरप्शन में, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो ये निकलता है। सो आंसर होगा ये, बाई फार द मोस्ट एबंडेंट वोल्केनिक गैस इज वाटर वेपर विच इज़ हार्मलेस। वाटर वेपर का क्या ही हार्म है, हाउएवर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हेलाइड्स वगैरह भी इमिट होते हैं वोल्केनोज से। अगला सवाल देखते हैं। विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। साउथ एशिया का ओनली एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड में, इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। सो बैरन आइलैंड इज एन आइलैंड लोकेटेड इन द अंडमान सी। इट इज़ द ओनली confirmed active volcano in South Asia. Along with the rest of Andaman Island, it is a part of Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Island and lies 135 km northeast of the territory's capital Port Blair से 135 km northeast में पड़ता है। Barren Island houses are the only active volcano in India, या फिर साउथ एशिया कह सकते हैं दोनों। विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, आंसर होगा बैरन आइलैंड। एक्सप्लेनेशन अभी देखा था हमने। चलिए अब बात करेंगे लैंड फॉर्म्स के। पहला सवाल देखते हैं। डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द विदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। इस तरीके की टोपोग्राफी को हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी, जिसमें
लाइमस्टोन और जो डोलोमाइट वाला पोर्शन है वो निकल जाता है और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं. So karst is a topography formed from the dissolution of soluble rocks such as limestone and dolomite and gypsum. It is characterized by underground drainage system, ठीक है, which with sinkholes and caves बन जाते हैं इसमें, ठीक है. It has also been documented for more withering resistant rocks such as quartzite given the right condition. अगला सवाल कहते हैं, देखते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ ए रिवर डेल्टा इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस. जो रिवर डेल्टा बनता है वो डिपोजिशन के वजह से बनता है, यानी कि जब नदियाँ अपने साथ बहुत सारा सिल्ट ढो के ले जाती हैं और फाइनली जब वो समुद्र में गिरने वाली होती है तो वो सिल्ट को अपने समुद्र के मुहाने पे जमा कर देती हैं और वो जो है मुहाना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डेल्टा बन जाता है. So a river delta is a landform created by deposition of sediments that is carried by river as the flow leaves its mouth and enters slower moving or stagnant water. This occurs where the river enters ocean sea. यहीं पे डेल्टा बनता है. इस्च्यूरी लेक या फिर रिजर्व जहाँ भी जाके मिले, जहाँ भी गिरे वहाँ पे डेल्टा बन जाता है. अनदर रिवर दैट कैन नॉट कैरी अवे द सप्लाइड सेडिमेंट्स, उसके साथ अगर ये मिलता है कोई नदी जिसमें सेडिमेंट्स है तो वहाँ भी डेल्टा ये बना सकता है. अगला सवाल देख लेते हैं. अगला सवाल कहता है कि द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर, द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलिन वाटर गेट मिक्सड इज नोन एज व्हाट. टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर, ठीक है, वेयर फ्रेश एंड सैलिन वाटर मतलब ओशियन और फ्रेश वाटर दोनों मिलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इस्च्यूरी. सो द टाइडल माउथ ऑफ ए रिवर where fresh water from rivers and saline water from ocean gets mixed is known as estuary. वही अगर गॉर्ज की बात करें तो ये कुछ नहीं, जब नदियाँ उतरती हैं पहाड़ों से तो वो वैली बनाती हैं. वैली इतनी डीप हो जाए और नैरो हो जाए कि वो गॉर्ज बन जाता है. विथ वेरी स्टीप साइड्स ए रिवर पासेस थ्रू गॉर्ज इन माउंटेन. आर्कियोपिलागो जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे कि इंडोनेशिया एक आर्कियोपिलागो है, इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से बन के बना, 17,000 आइलैंड से बना है इंडोनेशिया. अगला सवाल देखते हैं. डैश इज ए डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स एंड इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एंड इट्स बॉटम. इस चीज़ को गॉर्ज कहते हैं. जब भी देखिए कुछ इस तरीके का बन जाए, बहुत डीप हो, ये वाला जो है काफ़ी डीप हो और ऑलमोस्ट इक्वल हो विड्थ हर जगह बॉटम से टॉप तक, तो उसे हम कहते हैं गॉर्ज. सो ए गॉर्ज इज अ डीप वैली विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स एंड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इन विड्थ एट इट्स टॉप एंड बॉटम. सो gorges form in hard rocks. It is a type of erosional landform depending upon dimensions and the shape. Valley like gorge depend upon the type and structure of the rock which they form. जिस भी स्ट्रक्चर ऑफ रॉक से, जिस भी रॉक से होकर नदियाँ आती हैं उस रॉक के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा जो है वहाँ पे गॉर्ज बनेगा. अगला सवाल देखते हैं. विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर. तो देखिए जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, यूथफुल जब होती हैं तो उस समय जो होता है वो वैली को डीप करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो तुरंत जहाँ से भी उतरती है वो वैली को काटती हैं, डीप करती हैं. तो वैली डीपनिंग जो है इट इज़ द फीचर और द प्रोसेस कह सकते हैं विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर. So during the youthful state of river, as it comes from the mountains, so its flow is at high rate due to the difference of altitude and due to this fast flow, ये continuously वैली को डीपेन करती है, गहरी करती है. अगला सवाल देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल फीचर ऑफ रिवर इरोजनल या फिर इरोजन इन यूथफुल स्टेज. तो यूथफुल स्टेज में क्या होता है, गॉर्जेस बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा यूथफुल स्टेज का मतलब कि जस्ट ये पहाड़ों से उतरी है नदी तो वो क्या करती है उस एरिया को काटती है और धीरे धीरे गॉर्ज बना देती है. सो द गॉर्ज इज अ टिपिकल फीचर ऑफ रिवर इरोजनल इन यूथफुल स्टेज. वही अगर बात करें ऑक्सबो लेक की तो ये
मैच्योर स्टेज में आती हैं तब जाके ऑक्सबो लेक बनाती हैं। इस तरीके से जो सर्पेंटाइन टाइप का ये स्ट्रक्चर बनता है, इसमें से गोखुर की तरीके से अलग हो जाता है, ये पोर्शन अलग हो गया तो ये ऑक्सबो लेक बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ए सैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर दैट मे बी क्रॉस्ड ऑन फिट। इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड ए सैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर, छिछला है मतलब पानी कम है और उसको जो है पैदल भी क्रॉस किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? क्या उसे लैगून कहेंगे? क्या उसे अटोल कहेंगे? अटोल तो हम जानते हैं कि बनता है कैसे, जब ये बनता है आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिएचर के द्वारा, तो ये नदी का पार्ट नहीं है। फोर्ड रीफ लैगून, लैगून तो झील होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 248 का करेक्ट आंसर होगा फोर्ड। So a ford is a shallow place with good footing where a river or stream may be crossed by wading or inside a vehicle. A ford is mostly a natural phenomenon in contrast to a low water crossing, which is an artificial bridge that allows crossing a river or stream when water is low. अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is a type of channel pattern? जब नदियाँ चैनल में होती है तो मियांडर्स बनाती है। जो मियांडर्स होते हैं वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, चैनल में बहती हैं, चैनल पैटर्न में नदियाँ बहती हैं और इस तरीके का शेप बनता है, इसे कहते हैं मियांडर। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर चैनल पैटर्न ऑफ 3 एसेंशियल टाइप्स इज स्ट्रेट, जब बिल्कुल ऐसे बहे, मियांडरिंग, जब इस तरीके से बहे, ब्रेडेड, ब्रेडेड मतलब कुछ इस तरीके से बहेगी, इस तरीके से बहेगी ब्रेडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्ट्रेट चैनल्स होती हैं मेनली अनस्टेबल होती हैं, डेवलप अलोंग द लाइन ऑफ फॉल्ट्स एंड मास्टर जॉइंट्स ऑन स्टीप स्लोप्स वेयर रिल्स क्लोजली फॉलो द सरफेस ग्रेडियंट एंड इन सेम डेल्टा आउटलेट। वही मियांडरिंग जो होती है स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खासकर वैली में बनता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रेडेड जो सिस्टम होता है वो मल्टी थ्रेडेड होता है, चैनल्स दैट ब्रांच एंड मर्ज टू क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ब्रेडेड पैटर्न, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है। द टर्म दोआब मीन, दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। ठीक है, सो दोआब रीजन होता है, तुंगभद्रा का दोआब है, गंगा यमुना का दोआब है। सो ए लैंड बिटवीन द टू रिवर्स मीन्स दोआब, द प्लेस वेयर टू स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिग रिवर इज कॉल्ड दोआब। द स्मॉल स्ट्रीम माइट बी ट्रिब्यूटरी ऑफ ए रिवर ऑल्सो। So Doab is a term used in South Asia for the tongue or the tract of land lying between two converging or confluent river, जैसे कि MC ग्रेगर ने डिफाइन किया है, it is as the region lying between the reaching to the confluence of two rivers. दोआब सिंपल समझिए, दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। Which of the following terms is used in India for a tract of land laying between two confluence rivers? आंसर होगा दोआब, अभी डिस्कस किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। ए लैंडस्केप विच इज कॉज्ड ड्यू टू फीचर इन द अर्थ विच वन साइड हैज मूव्ड डाउन विद द रेफरेंस टू द अदर इज नोन एज। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग, इसको किस तरीके की वैली कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग रिफ्ट वैली। So rift valley is a kind of landscape formed due to a fissure in earth or due to faulting, and one segment of or block of the earth moves down in comparison to the other. This also leads to the formation of lakes. अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि a stretch of sea water partly or fully separated by a narrow strip from the main sea is called, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग लैगून। लैगून इज नथिंग बट ए सैलो बॉडी ऑफ वाटर दैट मे हैव एन ओपनिंग टू द लार्जर बॉडी, कुछ इस तरीके से होगा। एक सैलो वाटर हो गया और एक कोई लार्जर बॉडी है वाटर का, तो यहाँ पे जो बनेगा इसे लैगून कहेंगे। ठीक है, बट इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट बाई सैंड बार और कोरल रीफ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो होगा ना एक लार्जर बॉडी से कनेक्टेड, वो यहाँ पे सेपरेशन होगा, चाहे कोरल रीफ होगा चाहे सैंड बार होगा।
Lagoons are often called estuary, sounds, bays और even lakes भी कहा जाता है, जैसे चिल्का लेक है. इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. और चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है. कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है. अगला सवाल देखिए, ड्रेनेज पैटर्न वेयर ए रिवर इज ज्वाइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्सीमेटली एट राइट एंगल्स. एक ऐसा ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पे रिवर्स जो है ज्वाइन करती हैं अब ट्रिब्यूटरी के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली राइट एंगल पे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रेलिस. ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है. यहाँ पे एक ज्वाइन करेगी, कोई इधर ज्वाइन करेगी, कोई इधर ज्वाइन करेगी, कोई इधर ज्वाइन करेगी. इस तरीके के राइट एंगल से जो ज्वाइनिंग होता है इसे कहते हैं ट्रेलिस. सो ए ड्रेनेज, ये हो गया मेन, आपका मेन रिवर. जो ट्रिब्यूटरी हैं कुछ इस तरीके से ज्वाइन करती हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई ऐसे, है ना. So a drainage pattern where a river is joined by its tributary approximately at a right angle is called trellis. When a river is joined by its tributary at almost right angle, it develops a trellis pattern. Trellis pattern जो होता है it develops where hard and soft rocks exist parallel to each other. अगला सवाल देखिए, wide inlet of sea. Wide inlet of the sea usually concave in shape is termed as what? वाइड इनलेट ऑफ ए सी यूजुअली कनकेव इन शेप, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेट नहीं कहेंगे, बे नहीं कहेंगे, साउंड नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं फजोर्ड. इसका सही आंसर होगा साउंड, सॉरी, इसका सही आंसर होगा बे कहते हैं इसको. सो बे कहते हैं. इट इज़ ए वाइड इनलेट ऑफ सी यूजुअली कनकेव इन शेप, दो इट्स अनदर इनलेट ऑफ सी बट मस्ट बी मोस्टली सराउंडेड बाई लैंड इन ऑर्डर टू कॉल्ड अ बे. ठीक है, जैसे कि गल्फ ऑफ कैम्बे एक बे है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. चलिए अगला सवाल देखेंगे. बाथोलिथ्स जो होते हैं, बाथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय व्हाट? बाथोलिथ्स जो होते हैं वो वोल्केनिक एक्टिविटी से क्रिएटेड एक एरिया होता है, एक लैंडफॉर्म होता है बाथोलिथ. सो बाथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म्स, बाथोलिथ्स आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़. बाथोलिथ्स जो होते हैं दे आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर, कूल्ड पोर्शन होते हैं मैग्मा चैम्बर के. एंड इट इज़ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट मोल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स. ठीक है, दीज आर लार्ज ग्रेनाइट रॉक बोल्डर्स formed due to the solidification of hot magma inside the earth. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ज्योग्राफिक नेम गिवन टू अ डीप एंड नैरो वैली consisting of steep sides created by withering and erosion by rivers, wind, rain and tectonic activities. तो ऐसी चीज़ को कैनियन कहते हैं. तो कैनियन जो होता है एक डीप नैरो वैली होता है, स्टीप साइड्स होते हैं इसके. कैनियंस जो होते हैं दे कम्स फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड कैनन. कैनन का मतलब होता है ट्यूब या पाइप. द टर्म गॉर्ज इज ऑफन यूज्ड to mean canyon, but gorge is almost always steeper and narrower than a canyon. The movement of river, the process of withering and erosion and tectonic activity create canyons. अगला सवाल देखिए, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? सबसे गहरा डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बैकाल है, जो कि पड़ता है साउदर्न रसिया में. ठीक है, इट इज़ एन एस्टिमेटेड 5387 फीट डीप, जिसे हम 1642 मीटर कह सकते हैं. एंड इट्स बॉटम इज अप्रॉक्सीमेटली 3893 फीट, दैट इज़ 1187 मीटर्स बिलो सी लेवल. लेक बैकाल जो है इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. अगला सवाल देखते हैं. Among the following water bodies, which one has the highest salinity? सबसे ज़्यादा सैलिनिटी जो होती है इन सब में वो लेक वैन में होती है. लेक वन की जो सैलिनिटी है वो 330% है. यहाँ पे अगर बंदा कोई अगर जिसे तैरना भी नहीं आता है ना, वो भी नहीं डूबेगा इस लेक में, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है. सो लेक वैन जो है ये तुर्की में पड़ता है. इट इज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी वाला जो लेक है ये ग्लोब पे या फिर वर्ल्ड में कह सकते हैं. अगला सवाल देखिए,
पिदुरुतु पिदुरुतालागला इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन विच कंट्री? आंसर होगा इसका श्रीलंका। पिदुरुतालागाला जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है कहाँ का? ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है श्रीलंका का दोस्तों। ये श्रीलंका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसका नाम है पिदुरुतालागाला। इसे माउंट पेड्रो भी कहते हैं इंग्लिश में। इट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन श्रीलंका। इसकी जो हाइट है फिर भी बहुत कम है, 2524 मीटर है, या फिर 8281 फीट कह सकते हैं। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्री रडार सिस्टम। अगला सवाल देखिए, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। इसे हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ऐसा ग्राउंड वाटर जो स्टोर होता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, एक ऊपर हार्ड रॉक होगा एक नीचे, इसमें इस लेयर में जो वाटर होगा उस वाटर को हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक जो होगा वो माउंटेन, प्लेटू एंड ग्रासलैंड से रिलेटेड है। पहला सवाल कहता है कि द उरल माउंटेन्स इन रसिया आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो उरल माउंटेन जो है रसिया का, ये एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन, ये जो बिल्कुल नई माउंटेन्स होती है, जैसे कि हमारा हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। बट उरल माउंटेन्स जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। फोल्ड माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, फोल्ड फॉर्म में होते हैं। इस तरीके के माउंटेन को फोल्ड माउंटेन कहते हैं। सो द उरल माउंटेन्स ऑल्सो कॉल्ड द उरल्स, रसियन उरल की गोरी या फिर उरल भी कहते हैं। दीज माउंटेन रेंज फ्रॉम रग्ड स्पाइन इन वेस्ट सेंट्रल रसिया से लेकर एंड मेजर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल फिजियोग्राफिक बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बीच में आता है। दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एक्सटेंडिंग some 2500 kilometer from the bend of the Ural River in south to low, severely eroded Pei Khoi Ridge, which forms 250-mile finger-like extension to the northern tip of the Urals. The mountains constitute the major portion of the Uralian organic belt, which stretches 2175 miles, that is 3500 kilometer from the Aral Sea to the northernmost tip of the Novaya Zemlya. वेल्स जो ग्रासलैंड हैं, ये कहाँ के ग्रासलैंड है? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। वेल्स जो है ये अफ्रीका में खासकर साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना में ये पाए जाते हैं। सो द टेम्परेट ग्रासलैंड है ये। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। तो किस कैटेगरी में आता है? टेम्परेट रीजन में होता है, इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। दीज आर द साउथ अफ्रीकन ग्रास वेल्ड कहते हैं इसे। वेल्स आर रोलिंग प्लेटूज विथ वेरिंग हाई रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर। इट इज़ बाउंड बाई द आर्केन्सबर्ग माउंटेन on east. To its west lies the Kalahari Desert. On the northeastern part, high wells are located that attain a height of more than 1600 meter in some places. It occurs in the most southern portion of the continent, spreading through the political boundaries of South Africa, Lesotho, Swaziland, Mozambique, Zimbabwe और बोत्सवाना जैसे जगह में फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेशन इज करेक्ट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और उसके लोकेशन से रिलेटेड पूछा है, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। तो सही जो है वो है सवाना। सवाना जो ग्रासलैंड है ये अफ्रीका की है, ठीक है। और सवाना काफ़ी फेमस है अफ्रीका की, और यहाँ पे जो है बहुत सारे वाइल्ड जानवर, हिरन से लेकर लायन से लेकर और भी बहुत सारे जानवर यहाँ पे सरवाइव करते हैं इस ग्रासलैंड पे। तो करेक्ट आंसर होगा सवाना जो है अफ्रीका में है। कैंपोस ब्राज़ील में है। लियनोस जो है कोलंबिया और वेनेजुएला में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टेपी, तो स्टेपी यूरेशिया की जो है ग्रासलैंड है।
अगला सवाल देखिए, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर कॉल्ड। जो ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है अफ्रीका वाली, उसे कहते हैं हम वेल्थ। अभी हमने डिस्कस किया था कि बोत्सवाना, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रियों में फैला हुआ है ये। इसके अलावा कुछ और ग्रासलैंड देख लीजिए, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसे कि डॉन्स ग्रासलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रेयरी ये यूएसए में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यूएसए में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गेहूं की खेती की जाती है। पंपास जो है अर्जेंटीना में फेमस है। वेल्द जो है साउथ अफ्रीका में, और स्टेपी जो है यूरोप में फेमस है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका। अभी हमने डिस्कस किया था, इसको माउंट पेड्रो भी कहते हैं, या फिर इसे पिद्रू तालागाला भी बोलते हैं। इसकी हाइट जो है 2524 मीटर है। इसके अलावा अगर बात करें, किरीगाला पोटा सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है ये श्रीलंका का। एडम्स पीक जो है श्रीपाड़ा जिसे कहते हैं, थर्ड हाईएस्ट पीक है श्रीलंका का। अगला सवाल देखिए, इन विच कंट्री इज द मेसेटा प्लेटू लोकेटेड। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच कंट्री इज द मेसेटा प्लेटू लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है स्पेन में। मेसेटा सेंट्रल या फिर जिसे ग्रेट इंटीरियर मेसेटा भी कहते हैं ऑफ बेरियन पेनिनसुला सेंट्रल स्पेन में लोकेटेड है, विथ मैड्रिड एट इट्स सेंटर। इट्स एक्सटेंड्स ओवर 81,000 स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैला हुआ है, एंड हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 660 मीटर के आसपास इसका एवरेज एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब मीन सी लेवल से इसका हाइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। मिड लैटिट्यूड जो ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका में, उसे हम कहते हैं पंपास। ये अर्जेंटीना वगैरह में फैला हुआ है। सो ग्रासलैंड गो बाय मेनी नेम्स। इन यूएस मिड वेस्ट दे आर ऑफन कॉल्ड प्रेयरी। ठीक है, साउथ अमेरिका में जो ये नाम है वो पंपास है। सेंट्रल यूरेशियन ग्रासलैंड को स्टेपीज बोलते हैं, और अफ्रीकन ग्रासलैंड को सवाना बोलते हैं, जो कि एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब क्वेश्चन देखेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। पहला सवाल, द डैश लाइज अबव द मेसोपॉज एंड इज ए रीजन इन विच टेम्परेचर्स इंक्रीज विथ हाइट। ठीक है, ये है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में जितना ऊपर जाओगे उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, घटता नहीं है। इन जनरल धरती से ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, बट थर्मोस्फियर एक ऐसा लेयर है, हम जानते हैं एटमॉस्फेयर लेयर्स में बटा है। सबसे नीचे जो है वो है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर जो है उसके बाद एक्सोस्फियर आता है। तो थर्मोस्फियर में क्या होता है कि टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ता है। So moving upward from ground surface, these layers are called troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. उसके बाद exosphere आता है। Mesosphere is a region in which temperature increase with height. अगला सवाल देखिए, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर ऑल वेदर फेनोमेना, जितने भी वेदर फेनोमेना होता है, चाहे बारिश हो, चाहे बिजली कड़कना हो, चाहे क्लाउड का बनना हो, गेल हेल जो भी आना हो, वो सब ट्रोपोस्फियर में आता है। सो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है लेयर्स में बटा हुआ है। 5 लेयर्स हैं इसके, एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। सो लोएस्ट लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर है, विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 18 किलोमीटर ओवर द ट्रॉपिक्स एंड 6 किलोमीटर ओवर पोलर रीजन। 6 से 18 किलोमीटर के बीच का इसका हाइट है। पोलर पे थोड़ा कम है। ऑल द वेदर फेनोमेना अकर इन दिस लेयर, जैसा कि मैंने बताया था, बारिश होना, बिजली कड़कना, ओले गिरना, आंधी आना, तूफान आना। स्ट्रेटोस्फियर जस्ट ऊपर होता है ट्रोपोस्फियर के। ठीक है, इट हैज़ एवरेज हाइट फ्रॉम ट्रोपोपॉज जो होता है 18 से ऊपर वाला जो पोर्शन से लेकर 50 किलोमीटर तक ये ऊपर तक फैला हुआ है। इट इज़ फ्री फ्रॉम वेदर फेनोमेना, तो सबसे अच्छा होता है एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स के फ्लाइंग के लिए। आइडियल कंडीशन यहाँ पे बनता है। वेदर नहीं होता, आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस के कम तेल जला के यहाँ पे उड़ते हैं जहाज। इट इज़ ऑल्सो कंटेन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो कि यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि कैंसरस भी हो सकता है। यूवी रे से अगर प्रोटेक्ट ना करे ओजोन तो हमारे स्किन कैंसर हो सकती है, तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद आता है मेसोस्फियर। मेसोस्फियर का हाइट जो होता है 50 से लेकर 80 के बीच में होता है। इस
में जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। आइनोस्फेयर आता है। फिर आइनोस्फेयर में जो है 80 से 640 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आइनोस्फेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन हाइट। और ये जो यूज होता है सबसे ज़्यादा, ये रेडियो वेव्स जो होते हैं यहीं से टकरा के आपके पास आती हैं, तो ये रेडियो वेव्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जोस्फेयर 640 वाले से बियॉन्ड थोड़ा वहाँ पे बहुत थिन जो है वहाँ पे आपको गैसेस मिलेंगी, खासकर हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगी वहाँ पे, इनका हाई कंसंट्रेशन होगा। बट एटमॉस्फेयर जनरली थिन हो जाता है एग्जोस्फेयर में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन विच लेयर? तो आंसर होगा ट्रोपोस्फियर में सारे वेदर फिनोमेना होते हैं, डिस्कस किया है हमने। अगला सवाल कहता है कि विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर में है ओजोन लेयर। द स्ट्रेटोस्फियर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज and extends up to a height of 15 to 50 kilometer. One important feature of the stratosphere is that it contains the ozone layer. This layer ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रे का रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है एंड सील्ड करता है लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी से इसे सील्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर? आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अगला सवाल, द एटमोस्फियर ओनली कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कार्बन? द एटमोस्फियर ओनली कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कार्बन? तो ओनली जो है एटमोस्फियर कंटेन करता है टोटल कार्बन का, करेक्ट आंसर होगा 1%। सो CO2 जो होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली फाउंड अप टू 30 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, इसके ऊपर नहीं पाया जाता। इट इज an important gas of atmosphere. The amount of carbon dioxide present in atmosphere is 0.036% and the atmosphere contains 1% of the total global carbon. But in recent decades due to combustion and other man-made processes, concentration जो है CO2 का बढ़ रहा है लगातार, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगला सवाल देखते हैं, बाई परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लेस दैन द रेस्ट इन द अर्थ एटमोस्फियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम है बाकियों से, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, इसकी जो मात्रा है 78% है, ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036 या फिर 0.04% कह सकते हैं। इसके अलावा बाकी गैसेस भी हैं जैसे कि काफ़ी नगण्य मात्रा में है, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एज वेल एज वाटर वेपर भी पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अगला सवाल देखते हैं, बाई परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ग्रेटर देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% है इन सब में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस बाई वॉल्यूम इन एटमोस्फियर? हमारा जीवन वाला जो गैस है ऑक्सीजन 21% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर 21% जो है आपका यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाई विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? डिस्कस किया था आइनोस्फियर। आइनोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका पड़ता है 80 से 300 किलोमीटर के बीच तक ये फैला हुआ है आइनोस्फियर। यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स टकरा के वापस आती हैं और हमें जो सिग्नल मिलता है वो यहीं से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? आंसर होगा आइनोस्फियर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर? तो सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल है वो है CFC। CFC जो है उसको O3 भी कहते हैं। O3 होता है ओजोन गैस, और CFC जो होता है O3 नहीं कहते। CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये O3 को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि होल हो गया है ओजोन में, ओजोन लेयर में होल हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर, वो धीरे धीरे हील हो रहा है ज़रूर, बट CFC काफ़ी डेंजरस है। ये जो कूलिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ ज़्यादा यूज होता है, कूलिंग डिपार्टमेंट में। सो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द मेन सब्सटेंस इंक्लूड क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC भी बोलते हैं, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल bromide gases are most harmful for ozone layer. The damage to the ozone layer caused by each of these substances is impressed as their ozone depletion potential. अगला सवाल देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फियर इज हाउ मच परसेंट? ये 0 से लेकर 4% के बीच में होता है. कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन ट्रोपोस्फियर इज 0 to 4%. देख सकते हैं आप 0 to 4% वाटर वेपर है. नाइट्रोजन 78.8% है. ऑक्सीजन, अब देखिए वाटर वेपर जो है चेंज होता रहता है, कहीं 0 से 0 होगा, कहीं 4% होता है, डिपेंडिंग अपॉन द किस एरिया में है. आप समुद्री एरिया में चले जाए वाटर वेपर बहुत मिलेगा. ठीक है. आर्गन का जो मात्रा है वो 0.93% है. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.36% प्रिसाइजली. नियॉन जो है वो 0.0018% है. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका एक्चुअली मात्रा जो है वो है 0.036%, या फिर अगर 4 में ही लिखना है तो 0.04%. अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर? तो ट्रोपोस्फियर जो है सबसे लोअर मोस्ट, ये है ग्राउंड लेवल से लेकर 13 से लेकर 18 किलोमीटर तक फैलता हुआ है. इसमें ऑल वेदर फिनोमेनन जो हैं होते हैं. तो कहीं पे आपको 6 किलोमीटर पोल्स के पास बताएगा, कहीं पे बताएगा 8 किलोमीटर, कहीं पे बताएगा 18 किलोमीटर जो है नॉर्मल जगह पे, कहीं बताएगा 13. तो रफ जो NCERT में लिखा गया है वो 18 to 13 किलोमीटर लिखा गया है. अगला सवाल देखते हैं, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड इज टोटली अब्सेंट, वो है स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर जो है वो मेनली UV प्रोटेक्शन के लिए फेमस है. ओजोन यहाँ पे पाया जाता है. इट डिफाइंस ए लेयर इन विच टेम्परेचर राइजेज विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड. ठीक है, यहाँ पे बढ़ोगे ऊपर तो टेम्परेचर राइज होता है. थर्मोस्फेयर में भी सेम होता है. At the top of the stratosphere, the thin air may attain temperature close to 0 degrees Celsius. This rise in temperature is caused by the absorption of UV radiation from the sun by the ozone layer. Such a temperature profile creates very stable atmospheric condition. Hence यहाँ पे फ्लाइंग के लिए जो है एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेटर होता है. यहाँ पे जो है वेदर फिनोमेनन नहीं होती है. अगला सवाल देखिए, लेवल ऑफ एटमोसफियर विच इज़ कंपोज्ड पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड. इसे आइनोस्फीयर कहते हैं. ठीक है, लेवल ऑफ एटमोसफियर विच इज़ कंपोज्ड पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स है, रेडियो सिग्नल्स, वो वापस टकरा के यहीं से आती हैं, इस लेयर से. सो द आइनोस्फीयर हैज़ बीन मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ पार्टली of electrons and positive ions. Above the stratosphere, a zone lies which is composed of the layers made up of electrons and positive ions. And here in this zone, the electromagnetic waves are reflected back to the earth. The polar light also comes to right in this region. The ionosphere is also known as thermosphere. Exosphere and thermosphere जो हैं ये दोनों ओवरलैप करते हैं आइनोस्फीयर में. द एक्सोस्फीयर हैज़ एबंडेंस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये पूछा जाता है कई बार. ठीक है, कि किस लेयर में एबंडेंस मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं? तो आंसर होगा एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं. ठीक है, एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं. अगला सवाल देख लेते हैं, द आइनोस्फीयर ओवरलैप्स विच 2 लेयर्स ऑफ द एटमोस्फीयर. आंसर होगा आइनोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर. आंसर होगा डी. ठीक है, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को ये ओवरलैप करता है आइनोस्फीयर. विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फीयर? गर्म बिल्कुल, ये है थर्मोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे राइज होता है हाइट के साथ टेम्परेचर भी. So thermosphere is the warmest layer of the atmosphere. It extends from 85 km to 500 km above Earth's surface. It is categorized into
आयनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर दोनों में कैटेगराइज किया गया है। द आयनोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बैक टू द अर्थ। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा इट इज लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्ट्रेटोस्पोज। ये गलत है। यहाँ इसके ऊपर जो है मेसोस्फीयर है न कि आइनोस्फीयर है। ये जो है आइनोस्फीयर जो है ये इसके मेसो के ऊपर है, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। इट इज़ आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन, ये सही है। इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, ये भी सही है। तीनों सही है, ये गलत है। अगला सवाल देखिए, ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो ये करेक्ट आंसर होगा यूवी रेडिएशन। ठीक है, यूवी रे को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो करेक्ट आंसर होगा यूवी रेडिएशन को ये रोकता है। ओजोन एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमोस्फियर इज प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ओजोन, दैट इज O2 molecule. The higher energy UV radiation split apart some molecule ऑक्सीजन O2 into free ऑक्सीजन एटम, तो इसे O3 बन जाता है ओजोन। ठीक है, O3 से होता है ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। तो एक्सोस्फियर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फियर का। दो द एटमोस्फियर एक्सटेंड अप टू 10,000 किलोमीटर बट इट्स 99% कॉन्स्टिट्यूएंट लाई up to 32 kilometer. Exosphere is the outermost layer of the earth. It extends from 640 kilometers से लेकर 10,000 किलोमीटर of the altitude तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, the outermost layer of the earth's atmosphere is what? आंसर होगा exosphere। अगला सवाल देख लेते हैं, the upper part of a heterosphere is composed almost completely of which gas? The upper part of heterosphere is composed almost completely of which gas? आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। सो हेट्रोस्फीयर जो होता है is the outermost part of the atmosphere. It is above homosphere where the mixing of chemical components happen ideally. It normally extends from 80 km of altitude. Hydrogen is present in this range in abundance. चलिए, तो अगला टॉपिक होने वाला है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर विंड। किस लोकल विंड को हम लोग डॉक्टर विंड भी कहते हैं? इसका नाम है हरमटन। हरमटन जो है एक ड्राई डस्टी ट्रेड विंड है, ब्लोइंग ऑफ द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट हम जानते हैं अफ्रीका में है। अक्रॉस द गल्फ ऑफ गिनिया से बहते हुए केप वर्दे आइलैंड तक ये बहता है। It is also known as the doctor wind because of its invigorating dryness compared with the humid tropical air. Next question देखिए, which among the following is a cold dry wind? Cold dry wind कौन सा है? ये है बोरा। बोरा जो है originally defined as very strong cold wind that blows from the northeast onto the Adriatic regions of Italy, Slovenia and Croatia में ये बहता है। अगला सवाल देखते हैं, विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इज इन रॉकी डेजर्ट फॉर्म्स व्हाट। तो ये जो है रॉकी डेजर्ट में कॉन्स्टेंटली बहने वाले विंड जो हैं ये मशरूम रॉक्स बनाते हैं, जिनकी ऊपर की मोटाई कुछ ऐसी हो जाती है और नीचे से काट काट के ये ऐसे हो जाते हैं। तो क्या बनाते हैं ये? गलत हो गया ये, तो ये कह रहा है यारदांग्स बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। यारदांग्स मशरूम रॉक्स बनते हैं, हमारे थार डेजर्ट में बन जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, बट यहाँ पे आंसर है यारदांग्स। दीज आर द लार्ज एरिया ऑफ सॉफ्ट poorly consolidated rocks and bedrock surfaces that have been extensively grooved, flute and pitted by winds. It has been derivated from the Turkey word meaning standing edge. Sometimes it takes lakhs of years to form such type of landform. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना, एक तरफ है विंड्स, दूसरी तरफ है लोकेशंस उनके। चिनूक जो है ये यूएसए में बहता है, हमेशा याद रखिएगा।
चिनूक जो है ये एक ऐसा विंड है जो कि वार्म है, ड्राई है और ये बहता है यूएसए में। इसके अलावा जो फोहन है, फोहन बहता है कहाँ पे, ये बहता है अल्प्स रीजन में। लू चलता है भारत में, गर्मियों में लू बहुत ही फेमस है। और सिरोको इजिप्ट में बहता है, आंसर होगा डी। सो देख सकते हैं आप, चिनूक जो है इट इज़ अ वार्म ड्राई विंड डिसेंडिंग फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टॉकमैन। इट मेक्स द ग्रासलैंड फ्री फ्रॉम स्नो। वही बात करें फोन की, तो इट इज़ अ वार्म ड्राई एंड डस्टी विंड दैट पीरियोडिकली डिसेंड्स द लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप ऐसा होता है, मान लो कोई ऐसा पहाड़ है, इधर से विंड आता है, फिर ये जो है ये लीवर्ड साइड हो जाता है। तो लीवर्ड स्लोप्स ऑफ ऑल माउंटेन्स इट मोस्ट इफेक्ट इन द स्विट्जरलैंड। सिरोको जो है इट इज़ अ वार्म ह्यूमिड विंड दैट कम्स फ्रॉम सहारा डेजर्ट, जो कि आपके अफ्रीका में पड़ता है, अदर नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन से ये बहते हुए रन्स अप टू द मेडिटेरियन बेसिन, साउदर्न इटली और सिसिली आइलैंड को ये हिट करता है। सिंस इट कैरीज रेड सैंड फ्रॉम सहारा सो कॉज्ड ब्लड रेन, इसे बोलते हैं। ब्लड रेन कराता है इन द अफेक्टेड, मतलब इसका जो है ना रेड जो है सॉइल लेके आता है, इसलिए वो जब गिरता है तो ब्लड रेन कहते हैं इन द अफेक्टेड रीजन। ये इजिप्ट, खामसीन, ट्यूनिशिया, चिली, लीबिया, गिल्बी में अलग नाम से जाना जाता है। लू भारत में चलता है, सभी जानते हैं। तो लू इज अ स्ट्रॉन्ग डस्टी गस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड फ्रॉम द वेस्ट विच ब्लोज ओवर द वेस्टर्न इंडिया गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहता है। इन द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में भी ये बहता है। इट हैज़ टेम्परेचर ऑफ 38 to 49 डिग्री सेल्सियस। इट रन्स इन द इंडिया इन बिटवीन पंजाब टू बिहार। इट इज़ द, इसका स्पीड जो होता है दिल्ली और पटना में बहुत हाईएस्ट होता है। अगला टॉपिक है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरियोलिसिस फोर्स। तो अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे, उसके वजह से जो एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, हम जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट में अर्थ मूव कर रही है लगातार, तो इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं। So it is because of the rotation of the earth around its axis coryolisis force generate, or the phenomenon of coryolisis force occurs. The deflection in the wind due to the rotation of speed of earth is known as coryolisis force. The earth rotates on its axis due to the rotation. Day and night happens due to rotation of the earth. अगला सवाल देखिए, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काम एरिया, इट इज कॉल्ड डैश ऑफ द स्टॉर्म। इसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। जो स्टॉर्म जो भी आता है, जो आंधी आती है, उसका जो एरिया कुछ इस तरीके से बनता है। इस एरिया को, ये वाला एरिया जो होता है, इसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। आंसर होगा डी। So the eye is a region of mostly calm weather at the center of the strong tropical cyclones में ये देखा जाता है। The eye of a storm is a roughly circular area होता है, typically 30 से लेकर 64 किलोमीटर डायमीटर का ये हो सकता है। It is surrounded by eye wall, a ring of towering thunderstorms where the most severe weather and highest winds occurs. The cyclone's lowest barometric pressure occurs in the eye and can be as much as 15% lower than the pressure outside the storm. अगला सवाल देखिए, which of the following statements regarding the atmospheric circulation and weather system is false? सवाल इंपॉर्टेंट है, which of the following statements regarding atmospheric circulation and weather system is false? false पूछा है। तो कोरियोलिसिस फोर्स डिफ्लेक्ट द विंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। राइट डायरेक्शन में करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंड को ये लेफ्ट डेविएट करता है, तो ये सही है। ठीक है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे जो विंड आती हैं, इसको कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से ये राइट में डेविएट हो जाती हैं ऐसे, और यहाँ पे जो आती हैं वो लेफ्ट में डेविएट होती हैं। ठीक है, तो ये सही है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एन आइसोबार, ये भी सही है।
द प्रेशर ग्रेडियंट इज वीक वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर, गलत, यहाँ पे ये वीक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर अपार्ट, ये गलत है, यहाँ पे वीक आएगा तो उल्टा हो गया, तो आंसर होगा हमारा सी, यही गलत है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सही पूछा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इन ए साइक्लोनिक प्रेशर सिस्टम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही है, तो सही पूछा है, आंसर होगा ए, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन अटलांटिक आर कॉल्ड व्हाट, अटलांटिक में बहने वाली इन साइक्लोन्स को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं पूछा गया है। क्या वो टाइफून कहलाती हैं, विली विली तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है इसको, हरिकेन, टाइफून, टाइफू, करेक्ट आंसर होगा इसका, इसको कहते हैं हरिकेन। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑल्सो कॉल्ड टाइफून और हरिकेन, हरिकेन ही मेनली कहा जाता है। एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होता है दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हेवी रेन लेके आती हैं, जब हिट करती है ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट्स विंड्स दैट एक्सीड 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बहती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नोन बाय वेरियस नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक में इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में, फिलीपींस में, जापान में, चाइना में दे आर रेफर्ड टू एज टाइफून्स। चलिए अगला टॉपिक होने वाला है ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर कंटेंट इन एयर को ह्यूमिडिटी कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। सो हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, ए साइक्रोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोमीटर। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज रेन दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ओवर द माउंटेन कोल्ड, इस तरीके की जो बारिश होती है कि जो कि एक बैरियर के द्वारा होती है, होती क्या है कि जब समुंदर से हवाएं आती हैं तो मान लो कोई चट्टान है यहाँ पे, ये आई यहाँ पे टकराई और राइज हुई, राइज होने के बाद सर्टेन लेवल पे गई, फिर बारिश हो गया झमाझम, इस तरीके की बारिश को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। समझ में आई बात, इस तरीके की बारिश को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। सो ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, रेन, स्नो और अदर प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन मॉइस्ट एयर इज लिफ्टेड एज इट मूव्स ओवर द माउंटेन रेंज। एज द एयर राइजेस एंड कूल्स ओरोग्राफिक क्लाउड फॉर्म, एंड ये जो है एज ए सोर्स ऑफ प्रिसिपिटेशन सर्व करता है, मोस्ट ऑफ विच फॉल्स अप विंड ऑफ द माउंटेन रिज। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोएस्ट क्लाउड इन द एटमोस्फियर, तो आंसर होगा सीरो स्ट्रेटस, ये एक हाई क्लाउड है, बाकी स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस ये सब जो है लो क्लाउड्स हैं जो कि बहुत बिजली भी कड़काते हैं। सीरो स्ट्रेटस जो है थिन क्लाउड होता है, ऊपर के लेवल का क्लाउड है, ये डेवलप होता है 20,000 फीट से ऊपर, नियर द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर। At this elevation, water vapor freezes into ice crystals. Only the top of the cumulonimbus, better known as thunderstorm, thunderheads or thunder clouds, rise higher than cirrostratus, reaching up to 50,000 feet or more than above sea level. Cirrostratus जो होते हैं, they are the clouds defined by elevation, shape and texture. Cloud elevation यहाँ पे जनरली 20,000 से ऊपर होता है। अगला सवाल देखते हैं, डैश इज ए मेजर ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन ए पार्टिकुलर सैंपल ऑफ एयर मेजर्ड एज पार्शियल प्रेशर। डैश इज ए मेजर ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन पार्टिकुलर सैंपल ऑफ एयर मेजर्ड एज पार्शियल प्रेशर, तो इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होती है इज द मेजर ऑफ वाटर वेपर दैट इज मॉइस्चर in air regardless of temperature. It is measured in grams of moisture per cubic meter in the air. अगला सवाल देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेन बियरिंग क्लाउड्स, कौन सा क्लाउड ऐसा क्लाउड है जो कि बारिश कराता है? तो देखिए, बारिश कराने वाली जो क्लाउड हैं वो हैं निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस। ये टीसीयू टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस भी होता है, निम्बोस्ट्रेटस जो है सीबी क्लाउड बनाता है। तो ये जो है दोनों बारिश कराने वाली जो है क्लाउड्स हैं, मेनली बारिश बहुत ज़्यादा कराती हैं ये। बोथ क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बोस्ट्रेटस आर रेन बियरिंग क्लाउड्स व्हेन लुकिंग इनसाइड अगला सवाल देखिए, कहता है कि ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड अकर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ, तो ये एक हाई क्लाउड नहीं है। ऑल्टो क्यूमुलस जो है एक मिड क्लास की जो है क्लाउड है। तो ये 2000 से लेकर 6000 मीटर के आसपास में ये होता है। ठीक है, सो स्मॉल मिड लेवल लेयर का ये पैच बनाता है, क्लाउड है, कॉल्ड क्लाउडलेट्स बनाता है, विच मोस्ट कॉमनली एग्जिस्ट इन द शेप ऑफ राउंडेड क्लम्प्स। ठीक है, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स आर जनरली एसोसिएटेड विद द सेटल्ड वेदर एंड विल नॉर्मली अपीयर वाइट और ग्रे विथ शेडिंग इसमें रहता है। दे आर नॉर्मली लोकेटेड इन द रेंज ऑफ 2000 to 6000 मीटर के बीच में रहता है। नेक्स्ट है सीरस क्लाउड। सीरस और क्यूमुलस क्लाउड, दे आर टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ, तो ये बेसिकली क्लाउड के ही टाइप है। बहुत सिंपल सवाल है। क्यूमुलस हो गया, स्ट्रेटस हो गया, सीरस हो गया, दीज थ्री आर मेन क्लाउड टाइप्स। सीरस क्लाउड जो होते हैं दे आर विस्पी वेल लाइक क्लाउड्स होते हैं दैट फॉर्म इन द अपर ट्रोपोस्फियर, हाई क्लाउड्स होते हैं। वाइल क्यूमुलस जो होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स आर स्टैक्ड डेंस एंड फ्लफी होते हैं एंड दे फॉर्म मच क्लोजर टू द ग्राउंड। If you are spending an afternoon looking for shapes or in the clouds, you are probably watching cumulus clouds. Look through the gaps between the clouds, though you may notice a layer of thinner clouds high above them. These are cirrus clouds. तो ये सीरस हो गया, क्यूमुलस हो गया, दोनों जो है ये क्लाउड के ही प्रकार हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि द रेनफॉल ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस अगेंस्ट वार्म एयर मासेस इज कॉल्ड। तो इस तरीके के जो जब भी होता है जहाँ पे कोल्ड और वार्म एयर मासेस मिलते हैं और वहाँ पे जो है अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है उनका, तो इस तरीके के अपवर्ड होने के बाद एक सर्टेन लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे क्लाउड बनता है। फिर क्लाउड में फिर वो कारण बनता है रेनफॉल का। तो ये इस तरीके के रेनफॉल को क्या कहते हैं? फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? एक तरफ से आएगा कोल्ड एयर का मास, दूसरी तरफ से वार्म एयर मास आएगा, दोनों टकराएंगे, राइज हो जाएगा। राइज होगा अप टू ए सर्टेन लेवल, वहाँ पे जाके क्लाउड्स फॉर्म होगा और यही क्लाउड जो है बारिश का कारण बनेगा। इस तरीके के क्लाउडिंग या फिर रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। अगला सवाल देखिए, रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंस इवेपोरेशन इन द इक्वेटोरियल एरियाज इज कॉल्ड व्हाट? इक्वेटोरियल एरिया से मतलब है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड पे इक्वेटर होता है, इसके आसपास के एरिया को इक्वेटोरियल एरिया कहते हैं। यहाँ पे इंटेंस इवेपोरेशन की वजह से जो रेनफॉल होता है उसे किस तरीके का रेनफॉल कहते हैं? इस तरीके के रेनफॉल को कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। होता क्या है कि जो ये रीजन है इक्वेटोरियल एरिया, यहाँ पे हम जानते हैं कि सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, काफ़ी गर्म ये रेज पड़ती हैं। इससे क्या है, जो धरती का जो लेयर है गर्म होता है, इसके साथ ही यहाँ पे जो एयर होता है ये गर्म होता है और ये राइज होता है। राइज होते होते हम जानते हैं कि वार्म एयर राइज होता है, राइज होते होते एक सर्टेन लेवल पे जाता है और फिर ये इसका जो इसमें वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो जो है क्रिस्टलाइजेशन इसका शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। धीरे धीरे ये होते होते क्लाउड फॉर्म करता है, फिर बारिश होती है। इस तरीके के रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंडेंस होके फिर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, करेक्ट आंसर होगा रेन वाटर। रेन वाटर प्योर फॉर्म है, इसमें कोई भी आपको वाटर में मिलावट नहीं मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आप उसको बड़ी आसानी से घर के कामों के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए यूज कर सकते हो। रेन वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है।
बेजाबते आप जब उसको हार्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कोई गंदगी ना चली जाए, ये आपको ध्यान देना है. सो रेन वाटर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज इट evaporates from earth's surface due to the solar radiation. All the impurities are left out in the process of evaporation, and due to which the accumulated water gets actually free from any kind of impurities. अगला सवाल देखिए क्या कहता है. प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड व्हाट. देखिए जब मिक्सचर ऑफ रेन यानी कि और स्नो दोनों का जो इस तरीके से जो कुछ बनता है वो जब धरती पे आता है उसे स्लिट कहते हैं. स्लिट का आप अच्छा खासा एग्जाम्पल देखेंगे जब आप हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाएंगे. सो प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो इज कॉल्ड स्लिट. when the temperature near the ground surface are lower than the temperature above the layer, then precipitation जो है अकर होता है in the form of sleet as raindrops freezes into ice while falling. ठीक है, रेनफॉल ही आ रहा है ऊपर से लेकिन इतना नीचे जो है टेम्परेचर कम है कि वो जमने लगता है और जो है वो स्नो बन के फाइनली स्लिट के फॉर्म में बारिश कराता है. तो इस तरीके की चीज़ों को हम स्लिट कहते हैं. अगला सवाल देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेन. रेन का कारण जो है इनमें से देख सकते हैं आप इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है. होता क्या है कि जब देखिए धरती पे सनलाइट यानी सन का रेडिएशन जब पड़ता है तो वो गर्म करता है धरती को. इससे उसके आसपास का जो हवा है वो ऊपर उठता है, साथ में उठता है उसके एयर में वाटर वेपर. वाटर वेपर एक सर्टन इवेपोरेट होकर सर्टन लेवल पे जाता है और हाइट पे जाते जाते ऊपर का जो टेम्परेचर है कम मिलता है. इस वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, क्लाउड बनता है. और वही क्लाउड जब अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को खो देता है तो बारिश होती है झमाझम. अगला सवाल देखते हैं. सी वाटर इज सॉल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट. सी वाटर सॉल्टियर क्यों होता है रेन वाटर से. इसका कारण है कि देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है. सी एनिमल्स आर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, गलत. द एयर अराउंड द सी इज सॉल्टियर, गलत. रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम द अर्थ एंड पोर देम इनटू सी, दिस इज द राइट आंसर. आंसर होगा इसका सी. जब नदियों का पानी मतलब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो रही है तो वो धरती पे भी बारिश होती है, इसके साथ जो पानी बह के जाता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट का मात्रा वो लेके जाता है और सी में ले जाके गिरा देता है. इससे क्या होता है जो सी का पानी है वो सॉल्टियर हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेन वाटर. अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है क्लाइमेट. क्लाइमेट से पहला सवाल लेते हैं. पहला सवाल कहता है कि Which of the following is a characteristic of subtropical steppe type of climate. सवाल इंपॉर्टेंट है. कहता है कि which of the following is a characteristic of subtropical steppe type of climate. आंसर होगा इसका बी. लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई जो क्लाइमेट होता है उसे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं. अगला सवाल देखते हैं. Which of the following is a characteristics of tundra type of climate. tundra type of climate जनरली जब आपको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में वहाँ पे आपको मिलेगा तो यहाँ पे कोई समर नहीं होता है, मेनली जो है विंटर्स टाइप का ही रहता है हमेशा. सो टुंड्रा इकोसिस्टम आर ट्रीलेस रीजन्स फाउंड इन आर्कटिक रीजन में. इसके अलावा आर्कटिक के अलावा बात करें तो टॉप ऑफ द माउंटेन रीजन में भी टुंड्रा टाइप का क्लाइमेट होगा. आपको बिल्कुल मतलब पेड़ अपसेंट मिलेंगे, थोड़े बहुत घास फूस मिल जाएंगे वहाँ पे. टुंड्रा लैंड्स आर कवर्ड विथ स्नो फॉर मच ऑफ द ईयर बट समर ब्रिंग्स बर्स्ट ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स. इट लैक्स सन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. द सन इज विजिबल ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम. इस तरीके के क्लाइमेट में इकोसिस्टम में टुंड्रा इकोसिस्टम आपको मिलेगा जहाँ पे समर जो है होगा नहीं. अगला सवाल जो होने वाला है वो ड्राई रीजन्स एंड डेजर्ट से रिलेटेड होने वाला है. तो पहला सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. देखिए हम अपने अर्थ को 0 डिग्री इक्वेटर से अगर बांट दे तो ऊपर वाला पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है. ठीक बात है. किस तरीके के डेजर्ट जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं आपको पूछा जाता है. तो यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट जो है कि साउथ अफ्रीका का है. कालाहारी डेजर्ट जो है ये आपको मिलेगा साउदर्न हेमिस्फीयर में. सो द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक बात है. सहारा जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही आता है, कॉन्टिनेंट में.
और यहाँ पे सहारा में आपको बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं डेजर्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड भी पाया जाता है सहारा डेजर्ट में, ठीक है, विच इज़ टॉप हाफ ऑफ अर्थ. This desert covers most of the North Africa. East of Sahara, there are other deserts like Arabian Peninsula in Western Asia. थार जो है इंडिया पाकिस्तान में एक डेजर्ट है. देर आर ऑल्सो डेजर्ट इन सेंट्रल एशिया, द लार्जेस्ट ऑफ विच इज़ गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट जो है आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा चाइना में. द लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका आर चिहुआहुआ, ठीक है, चिहुआहुआ डेजर्ट in Mexico and southern USA and southern hemisphere, which is bottom half of the earth, include Atacama and Patagonia, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है. अटाकामा डेजर्ट और पेंटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका में पड़ता है. नामीब एंड कालाहारी आपको अफ्रीका में मिलेगा, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है. तो हमने साउदर्न हेमिस्फीयर में हमने नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों का जिक्र कर लिया है. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल देखिए, दस्त ए कबीर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सवाल कहता है कि दस्त ए कबीर डेजर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये ईरान में लोकेटेड है. दस्त ए कबीर जो डेजर्ट है, इट इज़ अ ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट इसको कहते हैं, ऑफ नॉर्थ सेंट्रल ईरान में पड़ता है, लोकेटेड इन अ बेसिन साउथ ईस्ट ऑफ द इलबुर्ज माउंटेन्स के में पड़ता है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 240 माइल्स, दैट इज़ 390 किलोमीटर वाइड ये है. अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड. ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है ये आपको पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में. विक्टोरिया वैसे भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है. सो ये डेजर्ट जो है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट एरिड वेस्टलैंड है इन साउदर्न ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है ये. ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ सैंड हिल्स यहाँ पाए जाते हैं, पार्टली फिक्स्ड बाई ट्राइपडिया ग्रास एंड सॉल्ट मार्सेस. इट लाइज इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम गिब्सन डेजर्ट्स ऑन द नॉर्थ टू द नुल्लरबोर प्लेन ऑन द साउथ एंड ईस्ट वर्ड फ्रॉम द कालगुरली बोल्डर ऑलमोस्ट टू द स्टुअर्ट रेंज. अगला सवाल देखिए, द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री. तो ये ड्राइएस्ट जो है वो चिली में पड़ता है. मतलब यहाँ पे आपको वेट कंडीशन नहीं मिलेगा, हवाएं बिल्कुल जो है ड्राई होंगी, ठीक है. इसमें वाटर वेपर की कमी पाएगी, ह्यूमिडिटी की कमी पाई जाती है, तो चिली में ये पाया जाता है. चिली इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका लाइंग बिटवीन एंडीज माउंटेन रेंजेस एंड पैसिफिक ओशियन के बीच में पड़ता है. ए लॉट ऑफ क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज इज सीन थ्रू आउट द कंट्री. द अटाकामा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न चिली and due to this its driest place of earth, Atacama, Arica, the world's driest city, is located in Chile. अगला सवाल देख लेते हैं. नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया. एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट जो है उसका नाम है गोबी डेजर्ट, जो कि पड़ता है आपको चाइना में एंड साउदर्न मंगोलिया में. सो गोबी डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स 5th एंड एशियाज लार्जेस्ट डेजर्ट. इट कवर्स पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न चाइना. इसके अलावा साउदर्न मंगोलिया को भी ये कवर करता है. इट्स बिन कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड. द गोबी इज बाउंडेड बाई अल्ताई माउंटेन्स एंड ग्रासलैंड्स एंड स्टेपीज ऑफ मंगोलिया इन नॉर्थ. by the Taklamakan Desert to the west, by Hexi Corridor and Tibetan Plateau to the southwest and north, China Plain to the southeast में पड़ता है. मतलब इसकी पूरी बाउंड्री बता दी गई है. Instead of being sandy, most of the parts of Gobi Desert are rocky. अगला सवाल देखिए, द गोबी डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ. ए पार्ट ऑफ इट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो पार्ट जो है इसका मंगोलिया में भी पड़ता है, कुछ पार्ट, ये मेनली चाइना और मंगोलिया में ही ये लोकेटेड है. अब आएगा फॉरेस्ट से रिलेटेड सवाल. पहला सवाल देखते हैं,
सैंडलवुड ग्रो इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? सैंडलवुड यानी कि चंदन, जो कि काफ़ी महंगा होता है, इससे बहुत सारे जो है परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। तो सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ये उगता है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट में, यानी कि वैसे फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। और डेसिडिवस का मतलब कि एक बार में इनका पत्ता गिर जाता है एक सीजन में और दूसरे सीजन में वो आ जाता है। सो Santalum album, commonly known as Indian sandalwood, is a dry deciduous forest species native to the China, India, Indonesia, Australia and Philippines में भी पाया जाता है। In India, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट लाई इन डेक्कन प्लेटू, जो कि साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पे, मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इस रीजन में ये मोस्टली पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट जो है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। वेरी रॉन्ग। देखिए, प्लांट पे ही निर्भर करता है कि वहाँ पे जो प्राइमरी जो कंज्यूमर हैं, जैसे हिरन हो गया, फिर उनके फर्दर टर्सरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो अल्टीमेट सोर्स जो है वो तो प्लांट ही है। तो प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बाकी सब सही है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, बिल्कुल सही है। जब आप सॉइल पे देखोगे, अगर उनकी जड़ें जो है फॉरेस्ट की जो पकड़ के रखती हैं सॉइल को, तो बारिश में रन ऑफ नहीं होता है, सीट ऑफ सॉइल जो है वैसे ही बना रहता है। तो ये सही है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट की वजह से क्लाइमेट और वाटर साइकिल पे बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट वाले एरिया में आपको जनरली वाटर साइकिल ज़्यादा मिलेगा। सॉयल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये भी सही है। सॉयल की क्वालिटी डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का फॉरेस्ट वहाँ पे होगा। तो सभी बातें सही एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन दैट ग्रोज अंडर द शेड ऑफ कैनोपी इज नोन एज। कैनोपी का मतलब है कि पेड़ बहुत होते हैं जंगलों में, और उनकी जो ऊपरी पोर्शन, ये वाला जो ऊपर वाला पूरा पत्ते वाला डाली वाला वो जो पोर्शन होता है, इसे कैनोपी कहते हैं। ये कैनोपी बन जाता है पूरा। इसके नीचे जो फॉरेस्ट उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं पूछा जा रहा है, तो उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। उसे कहते हैं अंडर स्टोरी। सो इन द रेन फॉरेस्ट द वेजिटेशन में बी डिमार्केटेड इंटू 5 कैटेगरी। एक तो होता है इमरजेंट लेयर, द लेवल एक्सटेंस अप टू द हाइट ऑफ 125 to 200 फीट। मोस्टली ब्रॉड लिव्ड जो ट्रीज हैं, हार्डवुड एवरग्रीन्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। कैनोपी लेयर जो है इट फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 100 to 125 फीट। दिस इज द लेयर ऑफ हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके अलावा अंडर स्टोरी लेयर जो होता है इट्स हाइट रेंजेस बिटवीन 50 to 100 फीट, बट द वेजिटेशन इज मच डेंस इन बिटवीन 50 to 75 फीट। मोस्टली वेजिटेशन ऑफ ब्रॉड लिप्स होते हैं यहाँ पे। स्लैब लेयर जो होता है देयर आर अप टू ए हाइट ऑफ 0 to 25 फीट, द सन लाइट नेवर रीचेज हियर। इसके अलावा फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है द सन लाइट रीचेज नो वेयर हियर, ऑलमोस्ट नो प्लांट ग्रो इन दिस एरिया, हियर द फॉरेस्ट फ्लोर थिंग्स स्टार्ट टू डिके। So understory comprises plant life growing beneath the forest canopy without penetrating to it any great extent, but above the forest floor ये रहता है। Only a small percentage of light penetrates the canopy, so understory vegetation is generally shade tolerant होते हैं, कि भाई लाइट नहीं भी आएगी तब भी ये बढ़ बुढ़ जाते हैं, इनको दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। टाइगा फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। टाइगा फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं रसिया में। सो टाइगा फॉरेस्ट इज लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन साइबेरिया रसिया रीजन। ठीक है, इट कवर्स 25% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट लैंड। दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि 25% जो है कवर करता है। इट कवर्स मोस्ट एरियाज ऑफ कैनेडा एंड अलास्का, स्वीडन, फिनलैंड एंड नोन एज नॉर्थ वुड्स भी के नाम से जाना जाता है। टाइगा फॉरेस्ट जो है दे आर नोन एज स्नो फॉरेस्ट। इस तरीके के होते हैं जो इनकी कैनोपी पतली होती है बिल्कुल, जो कोनीफेरस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उस तरीके। कोनीफेरस ट्रीज होते हैं, सच एज लार्चेज होते हैं, इसमें स्प्रूसेज होते हैं, पाइन्स, सेडार, ये सब होते हैं। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन कोनीफेरस फॉरेस्ट, टाइगा जिसे कहते हैं। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, दे आर फाउंड इन कोल्ड कंडीशंस।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इन डैश फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लिव्स इन पार्टिकुलर सीजन। तो डेसिडिवस फॉरेस्ट टाइप में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जब रेनी सीजन नहीं होता है तो पत्ते गिरा देते हैं, दूसरे सीजन में इनके पत्ते आ जाते हैं। सो डेसिडिवस फॉरेस्ट जो होते हैं दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट डू सो इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, चूँकि बारिश की मात्रा नहीं होती है तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए क्या करते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि कम से कम लोड पड़े इन पे, in order to defend themselves against cold. Deciduous forests are of two kind. ये एक मिड लैटिट्यूडनल deciduous forest होते हैं. These are mostly found on the margins of cold climate regions. नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउदर्न चिली एक्सेट्रा में पाए जाते हैं. द मेजर ट्रीज जो होते हैं इसमें ओक्स होता है, ओक वगैरह, ठीक है, चेस्टनट होता है, मैपल होता है, इसके अलावा एस होता है. ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं दे फाउंड मोस्टली दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड ऑन मानसून क्लाइमेट रीजन, जैसे कि इंडिया हो गया, इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका. एंड इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं वो उसमें टीक होता है, रोजवुड होता है, बम्बू होता है, ये सब जो है होते हैं. अगला सवाल देख लेते हैं. मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है. एक तरफ है क्लाइमेट टाइप, दूसरी तरफ है स्टेशंस. तो टाइगा टाइप का जो होता है ये आपको कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये रसिया में पाया जाता है मेनली. तो आपको ये वर्खो यांस्क में पाया जाएगा, ठीक है. तो ए का सही आंसर होगा 3. मॉनसून टाइप का क्लाइमेट जो होता है ये भारत में पाया जाता है. डेजर्ट जो है आपको डेजर्ट देखने को मिल जाएगा आपको लापाज में, और अल्पाइन क्लाइमेट जो है जकोबाबाद में देखने को मिल जाएगा. आंसर होगा ए.